अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिख़ार शराजी। नाज़रीन, आज गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतख़ाबात का इनेकाद हुआ और 24 नशस्तों पर वो कि 396 उम्मीदवारों ने इंतख़ाबात में हिस्सा लिया, जिसमें से 12 जब सियासी जमातें थी, जबकि सबसे ज़्यादा तादाद आज़ाद उम्मीदवारों की थी। और हैरान कुन तौर पर अगरचे गिलगित बल्तिस्तान में लिटरेसी रेट बड़ा हाई है, लेकिन इस इलेक्शन में ख़वातीन की पार्टिसिपेशन बड़ी ही कम देखने को मिली। गोया कि मजमूई तौर पे सिर्फ 8 ख़वातीन ने जनरल सीट्स पे इलेक्शन में हिस्सा लिया और उसमें भी जो 5 उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में ये इलेक्शन लड़ रही थी। और साथ में 10 अजला के अंदर बताया गया है कि 9,63,034 रजिस्टर्ड वोटर हैं जिन्होंने अपना आज हक़ राय दही इस्तेमाल किया। जो मेन सियासी जमातें हैं जो माजी में मर्कज़ी इक़्तिदार भी रही हैं और इस बार भी उन्होंने बड़ी एग्रेसिव कैंपेन की, उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिनके मरकज़ी क़याद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद इस कैंपेन की क़यादत करने गए, जबकि उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी काफ़ी देर तक गिलगित बल्तिस्तान में रहे और इस इंतखाबी कैंपेन को उन्होंने ख़ुद लीड किया। उनकी हमशीरा भी उनके साथ आसफ़ा भुट्टो भी थी और साथ में तहरीक इंसाफ अगरचे इस इलेक्शन में बग़ैर किसी इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़ी और उनका गिला ये भी रहा है कि उनको खुल के वहाँ पे इंतखाबी मुहिम न चलाने दी गई और ना ही लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाया कि जो इंतखाबी गोया कि सियासत का एक बुनियादी जुज़्व है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन लें कि आज इंतखाबात के दिन माहौल कैसा रहा और जो सियासी जमातों के गिले शिकवे थे इलेक्शन कमीशन से या इंतज़ामिया से वो कितने जायज़ और दुरुस्त थे और क्या उन्हें एड्रेस किया गया या एक स्ट्रेस के माहौल में या फिर आज़ादाना माहौल में इन इलेक्शन का इनेकाद हुआ। तो हमारे साथ इस वक्त स्कर्दू से मौजूद हैं सहाफ़ी, बड़े अरसे से इलेक्शन और वहाँ के मुख्तलिफ इशूज़ को कवर करते आ रहे हैं, निसार अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया निसार वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही होगा कि इलेक्शन डे के ऊपर माहौल कैसा रहा और वाकई तमाम सियासी जमातों को वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिला और साथ में जो टर्न आउट था वो कैसा रहा? जी, आज ओवरऑल माहौल बहुत अच्छा रहा। लोगों ने आज़ादाना तौर पर अपनी हक राय दही का इस्तेमाल किया। बहुत अच्छा माहौल रहा। मौसम भी बड़ा अच्छा था। बड़ी तादाद में लोग सुबह निकले थे क्योंकि मौसम बड़ा खुशगवार था। ख़वातीन, बड़े बुजुर्ग, सारे मर्द सब वोट के लिए जो पोलिंग स्टेशन पहुंच गए थे। वक्त से पहले ही सुबह 8 बजे पोलिंग स्टार्ट हुआ और 5 बजे तक जारी रहा। इस दौरान सिक्योरिटी का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। पंजाब पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात की गई थी। जीबी पुलिस के एहलकार भी थे, उसके अलावा जीबी स्क्वाड के लोग भी थे। लेकिन पोलिंग स्टेशन के अंदर माजूर अफराद और बुजुर्ग अफराद के लिए, जो सीनियर सिटीजन थे, उनके लिए खास इंतजाम नहीं थे। बाज़ पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वॉशरूम्स के मामला थे, मसाइल थे और बाज़ पोलिंग स्टेशन जो है वो इमारत की दूसरी मंजिल पे कायम किए गए थे, जहां तक जाना माजूर अफराद के लिए, बुजुर्गों के लिए बड़ा मुश्किल था। और तीसरी जो है मामला जो था, जो सामने आया, वो वोटर लिस्टिंग के हवाले से था। जो अंदर पोलिंग स्टाफ के पास जो वोटर लिस्टें थी और बाहर पोलिंग एजेंट के पास जो वोटर लिस्टें थी, उनमें काफी इख्तलाफ था, मुख्तलिफ थे, रद्द बदल था, जिसकी वजह से पोलिंग प्रोसेस जो है सुबह बहुत ताखीर से बाज़ जगहों पे या स्लो हुआ। तो इससे तो फिर डेफिनेटली टर्न आउट के ऊपर भी एक असर पड़ा होगा आपके ख्याल में, क्योंकि जब लिस्टों की तस्दीक ना हो पाए तो फिर इलेक्शन में आप वोट कास्ट नहीं कर पाते वक्त पे। जी, उसका भी असर तो पड़ा है। काफी लोग जो है वो फिर ये भी इत्तलात मिली कि लाइनें बहुत लंबी थी, प्रोसेस काफी स्लो चल रहा था कुछ पोलिंग स्टेशन के अंदर। तो जो सीनियर सिटीजन थे वो वापस चले गए थे। उसके बाद दोपहर के बाद धूप बहुत तेज हो गई थी। इस वजह से भी लोग दोपहर के बाद कम ही निकले हैं। इसलिए टर्न आउट जो है वो ऑलमोस्ट बाज़ हलकों के अंदर 60%, बाज़ हलकों के अंदर 50 से 60% के दरमियान और बाज़ पे 45 से 50 के दरमियान रहा है। जी, तो ओवरऑल क्या कहेंगे निसार, इलेक्शन कैंपेन से लेके इलेक्शन डे तक गोया कि बिलखुसूस जो तहरीक इंसाफ की जानिब से गिले किए जा रहे थे,
इंतखाबी निशान ना मिलना, कंपेन ना किए करने देना, या फिर जैसे हमने 2024 पाकिस्तान में आम इंतखाबात देखे, गिला ये था कि उनके वोटर्स को गिरफ़्तार किया जा रहा है, पार्टी लीडर्स की गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, आज़ादाना माहौल नहीं मिल पा रहा। ये गिले शिकवे उनके, आपने कोई इसको देखा है, कितनी हद तक दुरुस्त है? जी, पीटीआई के असद कैसर को तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ही वापस कर जाना पड़ा था। उनको आने की इजाजत नहीं दी गई थी। उसके चंद रोज के अंदर ही बैरिस्टर गौहर जो है वो आ गए थे यहाँ पे, उन्होंने कंपेन में हिस्सा लिया था। क्योंकि पीटीआई जो है यहाँ इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। उनके जो तकाजे थे कानूनी वो पूरे नहीं किया इसमें तहरीक इंसाफ ने, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन का मरहला जो है पूरा नहीं हो सका। लिहाजा इनको ना एज ए पार्टी रजिस्टर्ड किया गया यहाँ इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, ना ही उनको बल्ले का इंतखाबी निशान दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बहुत गिले शिकवे रहे हैं तहरीक इंसाफ के। ताहम बाकी जो सियासी जमातें उनके कायदीन यहाँ आए, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर काफी इल्जाम भी लगाते रहे, लाड़काना और लाहौर को कंपेयर भी करते रहे। लेकिन मुझे एक बात का जो शिद्दत से यहाँ पे मुकामी लोगों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार किया, वो मंशूर के हवाले से था। ये 2020, 2015, 2009 में तमाम कौमी सियासी जमातें मंशूर के साथ सामने आई थी, लेकिन ये पहला इलेक्शन था जिसमें कौमी सियासी जमातों की जानिब से तहरीरी कोई मंशूर जो है कम से कम बल्तिस्तान डिवीजन में सामने नहीं आया। इसका ये मतलब लिया जा रहा है या ये तासुर लिया जा रहा है मुकामी तौर पर कि सियासी जमातें क्योंकि माजी में जो वादे करती रही हैं सूबा बनाने के, बुरी आईनी सूबा बनाने का और जो हमारे बुनियादी हुकूक हैं उसके हवाले से, वो पूरा नहीं कर सकें, तो अब थोड़ा सा मोहतात हो गई है शायद, वो रिटर्न में कोई मंशूर नहीं लेके आए। हम साद रफीक साहब मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पीटीआई की अपने पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने हक मिल्कियत, हक हाकिमियत और हक रोजगार की भरपूर बातें की यहाँ पे। लेकिन बतौर सहाफ़ी निसार बतौर सहाफ़ी आपको क्या लगता है, अगर आप एनालाइज करें कि किस जमात की, अगरचे मंशूर तो नहीं था उनका तहरीरी, बट उनकी जो कंपेन थी बड़ी इफेक्टिव थी और उसने जाके लोगों के दिलों को छुआ है और कहीं उन्होंने उनके माइंड्स को बदलने में अपना रोल प्ले किया, तो किसका आपको लग रहा है कि ज़रा बड़ा ज़बरदस्त कंपेन थी? जी देखें, अभी पीपल्स पार्टी की जो कंपेन थी, क्योंकि पहली बार जो है असफा भुट्टो जरदारी भी यहाँ तशरीफ लाई थी, उन्होंने उनका में कंपेन की, खिताब किया और इलेक्शन जलसों से और मुकामात पे हल्कों में जाके कंपेन से खिताब किया जलसों से। तो मरबूत और मौसर जो है वो तो पीपल्स पार्टी की ही थी, क्योंकि उनकी मरकजी क़यादत जो है यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी आए थे गिलगित में, एक ही जलसे से उन्होंने खिताब किया था और उसके अलावा जो है बाकी हल्कों में उन्होंने अपने मिनिस्टर्स एमएनएस को यहाँ पे रखा हुआ था। मेरे ख्याल में दोनों कौमी सियासी जमातों ने कंपेन चलाई है, लेकिन जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने चलाई उस तरह वो नहीं चला सके। और जिस तरह वादे जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने किए हैं लोगों के साथ, कुदरती वसाइल के हवाले से, मादनियात के हवाले से, रेयर अर्थ मेटल्स के जितना जो कुछ भी उसमें शेयर जो है देने के हवाले से, कानूनी जितना भी बनता है, रोजगार के हवाले से उन्होंने बहुत ज्यादा वादे किए। इससे लगता है ऐसा है कि लोगों को बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अट्रैक्ट करने में कामयाब रहे। बहुत शुक्रिया निसार अब्बास करदू साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और चलते हैं गिलगित और वहाँ की सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। चलते हैं गिलगित, जहाँ पे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अली मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान, बिलखुसूस गिलगित और गिरदनवाह के जो अजला हैं वहाँ पे पोलिंग का माहौल कैसा रहा और बिलखुसूस जो सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान कंसर्न्स थे वो दूर हुए कि नहीं हुए। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आज गोया के जो पोलिंग का दिन था इसमें माहौल कैसे रहा, टर्नआउट कैसा रहा और बिलखुसूस जो तहरीक इंसाफ की जानिब से गिले शिकवे थे लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक और दीगर जो उनकी जानिब से कंसर्न्स का इजहार किया गया था उनको क्या एड्रेस किया गया और आज बिलखुसूस सिलेक्शन डे पे माहौल मजमूई तौर पे कैसा रहा और टर्न आउट के बारे में भी कुछ हमें तफसीलात बताइए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के आज 7 जून को होने वाले इंतखाबात सुबह 8 बजे शुरू हुए थे, जो बिला ताखिर जो है
शाम 5 बजे तक जारी रहे। गिलगित बल्तिस्तान के जो 1391 पोलिंग स्टेशन है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान इंतज़ामिया ने तकरीबन 551 पोलिंग स्टेशनों को इंतहाई हसास करार दिया गया था और यहाँ पे भारी पुलिस की नफरी, उसके अलावा पंजाब पुलिस, GB सिक्योर्स, FC और रेंजर्स के एहलकार तैनात किए गए थे। तमाम पोलिंग स्टेशन के अंदर पंजाब पुलिस के एहलकार ज़्यादा थे, जबकि GB पुलिस का सिर्फ एक ही एहलकार वहाँ खिदमत अंजाम देते हुए नजर आया। अगर हम टर्न आउट की बात करें, मजमूई तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के जो 24 जनरल जो नशस्तें हैं जिनके लिए आज इंतखाबात हो रहे थे, उसमें गैर मामूली शहरी इलाकों में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। ज़्यादा जो है पार्टियों की तरफ से, जमातों की तरफ से, उम्मीदवारों की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा लेने की वजह से टर्न आउट कुछ शहरी इलाकों में ज़्यादा रहा। एक अंदाजे के मुताबिक जो पोलिंग अमले से हमने इंफॉर्मेशन ली, उसके मुताबिक 55% से 60% के करीब और बस पोलिंग स्टेशनों में इससे भी ज़्यादा जो है टर्न आउट रहा। तो मजदूर अफराद और उसके अलावा जितने बूढ़े, खवातीन, मर्द व हजरात थे, वो भी आकर अपना वोट पोल कर रहे थे। अगर हम मजमूई तौर पर हालात के एतबार से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का हम बात करें, तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है इंतहाई पुरअमन रही। और इससे पहले भी जितने भी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए, यहाँ पे दोस्ताना माहौल में इंतखाबात होते हैं, यहाँ पे बड़े पुरअमन अंदाज में इंतखाबात होते हैं, सिक्योरिटी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो जिसकी वजह से ये इंतखाबात जो है बगैर किसी तातुल के जो है शाम अपने वक्त मुकर्रर तक जो है जारी रहे। तो इस वजह से बेहतरीन पोलिंग स्टेशन माजी की निस्बत जो है पोलिंग टर्न आउट जो है माजी की निस्बत अच्छे जो है सामने आने की तवक्को की जा रही है। इसी तरह अगर उम्मीदवारों और पार्टियों के हिसाब से हम देख लें, तो बहुत बास हल्कों में बड़े कांटादार मुकाबले थे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और इस्तेहकाम, कहीं पे इस्तेहकाम पाकिस्तान और कहीं पे तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी जमात MWM के जो उम्मीदवार थे, उनके साथ मुकाबले जारी थे। तो अभी इस वक्त जो है मैं जब बात कर रहा हूँ तो गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन हल्कों के 60% जो है नताइज जो है वो जारी किए जा चुके हैं फॉर्म 45 के तहत। और कई जो हमारे पास इतलात अभी तक मौसूल हुए हैं, उसके मुताबिक फॉर्म 45 के तहत बहुत सारे जो बल्तिस्तान के हल्के हैं, वहाँ पे पीपल्स पार्टी को जो है 4 से 5 हल्कों में बलादस्ती हासिल है। इसी तरह हल्का 1 में जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है अमजद एडवोकेट, यहाँ पे उसको बलादस्ती हासिल है। तकरीबन 1400 के करीब जो स्टेशन है, 1400 के करीब जो वोट है उससे वो लीड कर रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर उसका जो हरीफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शफीकुद्दीन है, उसके 2300 वोट है और अमजद एडवोकेट जो पीपल्स पार्टी के उसके 3600 है। तो यहाँ पे लग ये रहा है कि अमजद एडवोकेट जो है अपना जो सीट है उसके दिफा करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और तकरीबन ये जो हल्का 1 के नताइज है वो 28 पोलिंग स्टेशनों के ये नताइज है, मजीद नताइज आने का सिलसिला जारी है। इसी तरह दीगर हल्कों के भी नताइज मजीद घंटे 2 घंटे की ताखिर से मिलेंगे, क्योंकि बलाई इलाकों में कुछ मुश्किलात भी हैं और ट्रांसपोर्ट का मसला है और पोलिंग अमले का जो है पहुंचने का भी एक इशू है। इसी तरह जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड का ताल्लुक है, ये सवाल बार बार उठाया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी। तो पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है वो गुज़िश्ता तकरीबन 1 महीने से बड़ी तशवीश का इज़हार कर रही थी, प्री पोल रिगिंग के हवाले से, वज़रा के कैंपेन चलाने के हवाले से और लैपटॉप तकसीम करने के हवाले से। उसके अलावा फ्री जो सोलर पैनल्स तकसीम किए गए हैं और इसके अलावा डेवलपमेंट जो स्कीमों का यहाँ पे वज़रा की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ऐलानात किए, तो पीपल्स पार्टी बार बार इस पर तशवीश का इजहार करती रही। इसी तरह तहरीक इंसाफ को इससे ज़्यादा भी तशवीश देखने में आई। उसके बहुत सारे जो रहनुमा जो मरकज़ से यहाँ पे इंतखाबी मुहिम के लिए आए थे, उनको गिलगित बल्तिस्तान से बेदखल कर दिया गया। उनके बकौल तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुताबिक उन्हें इलेक्शन की कैंपेन करने नहीं दिया गया और इनको आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। ताहम उसकी इत्तेहादी जो जमात है वहदतुल मुस्लिमीन, वहदतुल मुस्लिमीन के इस हवाले से कोई बाकायदा तौर पर इस तरह की कोई शिकायत लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की कोई जो सामने अभी तक नहीं आए हैं। और ताहम ये बात अपनी जगह मौजूद है, पीपल्स पार्टी अब भी जब जो नताइज सामने आ रहे थे
इब्तिदाई जो नताइज उसमें पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा फिर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि 45 जो फार्म है वो तकसीम नहीं किया जा रहा है, जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको जो है 45 फार्म नहीं दिया जा रहा है। और ये बताया उन्होंने अपने कारकुनों को ही सख्ती से ये हिदायत की थी पोलिंग एजेंट्स को कि 45 फार्म लिए बगैर जो है आप पोलिंग स्टेशन से न निकले। तो और ये भी हिदायत दी गई थी कि फार्म 45 जो है पोलिंग के जो स्टेशन से जारी होता है उसका मुसद्दिक़त तरीके से कानूनी तरीक़ों से जो है उसका हुसूल को यकीनी बनाया जाए। तो गिलगित बल्तिस्तान में एक टर्न आउट ज़्यादा होने की वजह यह है कि आज जो है जो मौसम था कदर बेहतर था, कई बास औक़ात जो है हल्की बारिश भी हुई और हवाएं भी चली, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है ज़्यादा महसूस नहीं हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो जो है पोलिंग स्टेशनों तक आए। और जो सियासी जमातें थी खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने बड़ी कोशिशें की और उनका बहुत ज़्यादा इस हवाले से अपने जो वोटर्स हैं उनको पोलिंग स्टेशनों में लाने के लिए बड़ी उन्होंने तगोदो की। इसी तरह हल्का 2 में मामूली एक ताला कलामी का एक वाक़या हुआ लेकिन उस पर भी इंतज़ामिया ने और पुलिस ने कंट्रोल पाया। जी इम्तियाज़, बहुत शुक्रिया, हमें गिलगित से आप तफसीलात बता रहे थे। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में शरीक सियासी जमातों का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। छोटा सा ब्रेक से वापस आएँगे, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएँगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित से एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और साबिक वज़ीर इत्तलात, आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, शम्स मीर साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातें जो इलेक्शन प्रोसेस हुआ है, गोया कि पोलिंग इंतज़ामात से लेके टर्न आउट हर हवाले से मुतमईन हैं, कोई गिले शिकवे तो नहीं है इस वक्त आपको इलेक्शन कमीशन से? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपके फोरम का, डान न्यूज़ का और आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने बड़े अहम मौके के ऊपर जो है हमें मौका दिया। जहां तक गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बात है और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम फोरम्स जो है आज के दिन का बड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे और आज ये दिन आया। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की बहुत बेहतर इंतजामात थे। छोटी मोटी जो नकाइस होते हैं या छोटी मोटी खामियां होती हैं वो तो होती ही हैं, लेकिन जिस पुरअमन माहौल में आज गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन अपने इख्तिताम को पहुंचा है वो वाकई काबिल तहसीन है, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए भी, इलेक्शन कमीशन के लिए भी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी। और इनफैक्ट एक जमात बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गिला रहा है कि उस जमात को भी पार्टी निशान पे इलेक्शन लड़ना चाहिए था बट नहीं दिया गया। तो आपका क्या ख्याल है, गोया कि अगर उनको निशान पे इलेक्शन लड़ने दिया जाता तो माहौल और ज़्यादा बेहतर होता और ये इस तरह की तनकीद करने का तहरीक इंसाफ को मौका ना मिलता? जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, हम समझते हैं एक जमहूरी इक़दार को सामने रखते हुए, रिवायात को सामने रखते हुए और एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते हम समझते हैं कि लेवल प्लेन सबको मिलना चाहिए और सबको मिला है गिलगित बल्तिस्तान में। उनके निशान का जो मामला है वो गालिबन कोई कोर्ट इशू में फंसा हुआ था, इस वजह से शायद नहीं हुआ है, वो इलेक्शन कमीशन ही बेहतर बता सकता है। लेकिन लेवल प्लेन के एतबार से उन्होंने अपने कैंडिडेट्स बिल्कुल यहाँ पर जो है चेकआउट किए, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को बाकायदा यहाँ पे टिकट दिया MWM के इत्तेहाद के साथ और उन्होंने भरपूर इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में लड़ा है और उनके कैंडिडेट्स जो थे वो अपनी कैंपेन में मुकम्मल आज़ाद थे। उनको हमने उनकी कैंपेन देखी, उनके कैंडिडेट्स को देखा, पोलिंग स्टेशंस के अंदर उन्हें देखा, बल्कि मैंने खुद भी जाकर कई से पूछा भी कि कोई इशू है तो मुझे बताइए। एक साहब ने सिर्फ मुझसे कहा कि सर यहाँ पर जो है वो स्लो चल रहा है थोड़ा सा, तो मैंने कहा चले मैं उस हवाले से जो है आगे बात कर लेता हूँ, इलेक्शन कमीशन से बात कर लेता हूँ। तो मौके सबको उसी तरह मिले हैं जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को मिले। लेकिन शम्स मीर साहब, ये भी तो हकीकत है ना कि जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी तो गोया के जुनेद अकबर हों, सलमान अकम राजा साहब के बारे में, पंजोता साहब के बारे में कहा गया कि उनको गिलगित बदर किया गया, कोई सीरियस रिजर्वेशन की वजूहत नहीं थी। और बाकी भी जो उनके कायदीन हैं वो कह रहे हैं कि उनको भी कुछ ज़्यादा खुल के ना तो कैंपेन करने दी गई, ना जिस तरह इश्तिहारी मुन दीगर जमातें चला रही थी उनको उस तरह का मौका मुयसर आया। तो आपको लगता है कि ये गिले बिल्कुल ही बेसलेस हैं या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो उनमें कोई होगी ना सब्सटेंस?
अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल आपने किया। मैं आपको बताता चलूं कि जब जुनैद साहब वगैरह की मामलात हुए, यहाँ उनके लिए मसाइल पैदा हुए, तो मैं खुद इलेक्शन कमीशन में उस वक्त मौजूद था और इलेक्शन कमीशन में एक एप्लीकेशन लेकर गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब हमारे कायदे मोहतरम जो है वो गिलगित तशरीफ ला रहे थे। तो वहां पे जब ये बात मैंने सुनी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जी ये ऐसा क्यों हुआ। तो जब मैंने पूछा इलेक्शन कमीशनर साहब से कि सर ये इस तरीके से उन्हें क्यों बैन किया जा रहा है, उन्हें क्यों इस तरीके से वो मना किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा सर देखें, आप बाकायदा यहाँ पर जो एक एप्लीकेशन लेकर आए हैं वो एनओसी की एप्लीकेशन लेकर आए हैं अपने कायदे मोहतरम के दौरे के लिए। इस हवाले से उन्होंने कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं की इलेक्शन कमीशन में। इस हवाले से उन्होंने एनओसी के लिए किसी भी किस्म की जो है कोई इनिशिएट नहीं किया पेपर। तो जब एनओसी ही उन्होंने मांगा नहीं, जब उन्होंने एक प्रोसीजरल जो 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक हमसे उन्होंने वो मांगा नहीं, तो ऐसे में क्या किया जा सकता था? यही हो सकता था कि उन्हें जो है बाउंड किया जाए इन मामलात में। और हमने उनसे ये भी कहा कि जी आप एनओसी के लिए अप्लाई करें, जो उन्होंने अप्लाई नहीं किया। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमने अपने कायदे मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए उनके दौरे से पहले एनओसी के लिए अप्लाई किया और एनओसी हासिल की और फिर कायदे मोहतरम को बताया, उन तक वो एनओसी पहुंचाया, उसके बाद उन्होंने वहां से मूव किया लाहौर से। सही। और शम्स मीर साहब, हमने देखा है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान अगरचे मरकज़ में गोया के वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी एक तरह से इत्तेहादी है, हुकूमत में बैठे हैं, बट वहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब हों या फिर आसफा साहिबा, बड़ी तनकीद होती रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लेके, बल्कि अपने कारकुनों से कहा गया कि जी फार्म 45 की बड़ी हिफाजत करें तब जाके फार्म 47 हम ले पाएंगे। और फिर अगर यहाँ भी पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला नहीं आता तो शायद जो हकूक़ दिए जाने हैं वहाँ के लोगों को वो ना मिल पाएँ, ना आपको माली ना इंतज़ामी खुद मुख्तारी मिल पाए। तो तनकीद तो वफाकी हुकूमत पे की जा रही थी, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। इसको वहाँ के लोगों ने किस तरह लिया और आपकी पार्टी ने बिलखुसूस कैसे लिया इसे? बिलावल साहब चूंकि वहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है वफाक में वो एलाइज है और वहाँ पर उनके गिले शिकवे जैसे तैसे भी हैं, वो वहीं पर ही बेहतर समझ सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इस दफा का जो इलेक्शन था 2026 है, ये बुनियादी तौर पर परफॉर्मेंस पे हो रहा था और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सामने अवाम ने यही एक सवाल रखा था कि जी आपकी परफॉर्मेंस क्या है। पीपल्स पार्टी भी यहाँ गवर्नमेंट कर चुकी है, पीटीआई भी यहाँ पर गवर्नमेंट कर चुकी है और पीएमएलएन भी यहाँ पर गवर्नमेंट कर चुकी है। तो इन तीनों का मवाजना चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने परफॉर्मेंस जिसकी देखी उसी की तरफ ज्यादा टिल्ट हुए। तो आज का जो रिजल्ट आगे बढ़ रहा है, हमें उम्मीद है कि पीएमएलएन अपनी परफॉर्मेंस पे आगे जा रही है। और कोई ऐसा खदशा तो नहीं है कि कुछ जमातें ऐसे मशरूम ग्रोथ हुई है? पाकिस्तान इस्तेकाम के बारे में कहा जाता है कि उनके 17 कैंडिडेट मेरे ख्याल में, इसी तरह क्यू लीग के कोई 11 के करीब बताए जा रहे हैं। इन जमातों की वहाँ पे प्रेजेंस हमें को माजी में इतनी बड़ी देखने को मिली नहीं जिस तरह उन्होंने अपने कैंडिडेट्स वहाँ पे फील्ड किए हैं। तो कोई खतरा तो नहीं है कि जिस तरह पिछले इलेक्शन में बिलावल साहब ये गिला करते नज़र आए कि उनकी 8-9 सीटें चुरा ली गई, तो मुस्लिम लीग नून मुतमईन है कि कोई ऐसा सीन नहीं होने वाला क्योंकि आपकी सीटें चुरा ले? जी, इलेक्शंस में अमूमन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ऐसा होता रहता है कि वो अचानक जो है वो मशरूम्स जो है वो सामने आ जाते हैं और इसी तरीके से आईपीपी भी आई या काफ लीग भी आई या इसी तरीके से और भी कुछ ग्रुप्स आए, तो खदशात तो तहफ़्फ़ुज़ात तो रहते हैं और होते भी हैं और हमें भी थे। बहरहाल हमने अपनी परफॉर्मेंस को सामने रखा, आवाम के सामने रखा और अब रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं। अब आप देखिएगा कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम परफॉर्मेंस को किस तरह आगे लेके बढ़ती है पीएमएलएन की, और जो बाकी मशरूम्स हैं उनका क्या होता है वो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा शम्स मीर साहब, मैं अभी स्टैट्स देख रहा था इलेक्शन से मुताल्लिक, गोया के एक तो ये कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की तादाद सबसे ज़्यादा है, फिर लग ये रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो पिछले सेटअप में वज़ीर आला से लेके अहम ओहदों पे थे, आप किसी और पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, गोया कि वेमेन पार्टिसिपेशन पाकिस्तान के मुकाबले में भी मुख्तलिफ शोबों में बढ़ चढ़ के है। बट सर यहाँ पे जो मैं स्टैट्स देख रहा हूँ, गोया कि टोटल 8 ख़वातीन जनरल सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रही हैं और उसमें भी कोई 5 इंडिपेंडेंट हैं। तो इस सियासी जमातों ने वहाँ पे ख़वातीन की पार्टिसिपेशन को तो मेक श्योर नहीं किया, ना आपकी जमात ना किसी और ने। देखिए, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बाकायदा
रेगुलर विंग्स काम करते हैं वुमेन विंग के यहाँ पे जो है, और उनकी एक अच्छी बड़ी नुमाइंदगी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मौजूद है, इन दो बड़ी पार्टीज के अंदर मौजूद है। और इसी तरीके से स्पेशल सीट्स के अंदर भी जितनी भी असम्बलियां यहाँ पे आई हैं 2009 के बाद, उनके अंदर एक अच्छी तादाद वुमेन्स की यहाँ पर असम्बलीज के अंदर रही है। जहां तक बात है कि जनरल इलेक्शन के अंदर वुमेन्स का आना, वो अभी तक यहाँ पे ऐसी रिवायात ने अभी जड़ें नहीं पकड़ी हैं। हमारी तो कोशिश थी कि जनाब यहाँ पे हमारी खवातीन पे ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन दें और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट बने, लेकिन अभी तक वो चीज सामने नहीं आई है। दूसरी चीज आपको बताऊं कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल कल्चर है वो 2015 से 2020 तक बहुत ही काम रहा, और बहुत ही यहाँ पर जो पीस मामला थे वो बहुत अच्छे रहे। यहाँ पर पॉलिटिकल इश्यूज और जो डेमोक्रेटिक इश्यूज हैं या ट्रेडिशंस हैं वो काफी प्रमोट हुई। लेकिन 2020 से लेकर 2025 में जो गवर्नमेंट आई, टीटीआई की गवर्नमेंट आई, इसने यहाँ पोलराइजेशन को बहुत ज्यादा आगे किया। उस पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। उसमें लामहला खवातीन विंग जो थी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, वो सबसे ज्यादा डैमेज हुई। यही एक बड़ी वजह आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज में वुमेन्स का ज्यादा एप्लीकांट ना होना, इसकी एक बड़ी वजह ये पोलराइजेशन भी है। और क्विकली मैं लास्टली आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर हम एक मफरूज़े की बुनियाद पे कहते हैं कि आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कि हुकूमत साजी करें, बट उसके लिए आपको कहीं इंडिपेंडेंट लोगों की ज़रूरत पड़ जाए, और बिलखसूस उन लोगों की कि जो तहरीक इंसाफ की हिमायत से इलेक्शन जीत के आए हैं, तो मुस्लिम लीग नून ने सोच रखा है कि हुकूमत बनानी है, और अगर उसके लिए उन लोगों से भी रब्ता करना पड़ा तो सियासत के अंदर सब कुछ जायज़ है, किया जा सकता है। सियासत के अंदर अगर जायज और नाजायज की बात करें तो उसको एक ही तरफ रखें, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही दूर दराज का इलाका है और बहुत ही पहाड़ी इलाका है, बड़ा मुश्किल इलाका है। यहाँ के मसाइल जो हैं वो इस किस्म के हैं कि जिन्हें एड्रेस करना और फौरी एड्रेस करना बहुत जरूरी है। गिलगित बल्तिस्तान के एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी गवर्नेंस की जरूरत है, एक अच्छी टीम की जरूरत है, और उस टीम में जो आएगा उसे मेरे ख्याल में जो है शामिल कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया शम्स मीर साहब, साबिक़ वज़ीर इत्तलात, नेशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इस इलेक्शन में शामिल दीगर जो बड़ी जमात हैं उनके उम्मीदवारों से या उनके नुमाइंदों से गुफ्तगू करेंगे और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान PTI अली ताज साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए अली ताज साहब। इनफैक्ट पहला सवाल तो मेरा यही होगा आपसे कि आपको बगैर पार्टी के निशान के इलेक्शन लड़ना पड़ा, और इलेक्शन कमीशन हो या फिर आपके सियासी मुखालफिन के आपके जो मामलात अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं आप उनको निपटा नहीं पाए, तो आपको ये एक डिसएडवांटेज हुआ कि आपको अगेन बगैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़ना पड़ा। क्या कहेंगे? सबसे पहले शुक्रिया शिराजी साहब, आपने मुझे मदद किया। शिराजी साहब, आपको भी बखूबी इल्म है, आप बड़े तजुर्बाकार सीनियर सहाफ़ी हैं कि किसी भी इंतखाब में उसके शफाफ होने का बुनियादी जो पॉइंट है वो ये है कि तमाम जमातों को बराबरी की बुनियाद पे मौका मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अनफॉर्चुनेटली प्लेइंग फील्ड ही यहाँ मुयसर नहीं था। आपने कुछ चीज़ें बयान की, हमसे बल्ला छीना गया, पार्टी को अमलन बेदखल कर दिया गया। फिर हमने एक 2024 के इंतखाब से जीत के एक पार्टी बनाई थी GD डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से, और उसके साथ अलायंस किया था। इलेक्शन कमीशन ने पहले उसको सिंबल दिया, रजिस्ट्रेशन सब कुछ की, लेकिन जैसे ही हम चाह रहे थे कि एक यूनिफाइड सिंबल पे हम लड़ें, जैसे ही हम हमारे उम्मीदवार ने वो टिकट जमा कराए, इलेक्शन कमीशन ने रात के 2-3 बजे एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए वो सिंबल भी हमारे उम्मीदवारों से छीना और उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी विड्रॉ किया, और हमारे सारे जो हमारे उम्मीदवार थे उनको मुख्तलिफ किस्म के जैसे पाकिस्तान में हुआ था सिंबल दिए। इसके साथ फिर हमें दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारा जो सूबाई नायब कप्तान है वो आपको अच्छी तरह पता है कि उनको एक अदालती फैसले के जरिए नाअहल किया गया है, और वो भी अमलन इस क़यादत फराहम नहीं कर पाए ग्राउंड में आके, तो वो सबसे बड़ा हमारा डिसएडवांटेज
रहा है और हमें मिन्हा हमारी क़यादत को यहाँ मिन्हा किया गया। फिर हम हमारी मावनत के लिए जो थोड़े बहुत केपी से आने थे, जैसे कि हमारे जुनैद अकबर साहब थे, जैसे कि हमारे असद पेसर साहब थे, डॉक्टर अमजद साहब थे, हमारे शाहिद खडक साहब थे, वो जैसे ही यहाँ पहुँचते थे पुलिस उनके पीछे लग जाती थी और हमारा अच्छा खासा टाइम उन कायदीन को पुलिस से बचाने और उनको क्या कहते हैं महफूज मुकामात से रखने में यहाँ सर्फ हो गया। और गिलगित बल्तिस्तान के न सिर्फ सियासी बल्कि सकाफती और समाजी जो मेहमान नवाजी के रवायात थे उनको भी पामाल किया गया। और उसके बाद हमारे जो कई कैंडिडेट थे जिनको पहले किए और इन मुकदमात का बहाना बना के नाअहल भी किया गया। और दौरान कैंपेन दियामर में हमारे एक रैली निकालने पे हमारे कैंडिडेट और कई कार बल्कि पूरे जिले की काबीना पे ATA लगाया गया, जिसकी वजह से जो हमारे दियामर 2 के कैंडिडेट थे सईद आबिद इकबाल, वो अपनी कैंपेन ही नहीं कर सके और आज जब उनके पोलिंग एजेंट स्टेशन में गए तो उनको भी वापस भिजवा दिया गया। तो इस सूरत हाल में हमने इलेक्शन लेकिन इनफैक्ट ये जो आप जुनैद अकबर साहब और बाकी लोगों की बेदखली की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जीवन के नवाज शरीफ साहब, हमने नून लीग की से बात की है, उनके जब उनको भी आना था तो उससे पहले हमने इंतज़ामिया से बाकायदा NOC लिया है, अप्रूवल ली है। अब तहरीक इंसाफ के लोग NOC लिए बगैर आएंगे तो उन्होंने कहा कि उनके साथ तो वही होगा जो उनके साथ हुआ है। तो आप ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है शेराजी साहब। देखिए, हमने 4 मरतबा इलेक्शन कमीशन में बतौर पार्टी NOC के लिए अप्लाई किया। यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल का ये जवाब होता है कि आप एज अ पार्टी पॉलिटिकल एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करते, लिहाजा आपका NOC के लिए जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो उसको हम इंटरटेन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही वहाँ से कोई हमारा बंदा रवाना होता है या गिलगित बल्तिस्तान के हुदूद में दाखिल होता है तो उसको पुलिस पकड़ के कहती है कि आप NOC दिखाओ। आप मुझे बताएं, एक तरफ से हमें NOC नहीं दे रहे, दूसरी तरफ से हम पे NOC की कदगन लगा रहे हैं, तो हमारे पास और क्या वे आउट है कि हम बस हमारे मेहमानान को बुलाएं, वो यहाँ आए और जितनी कंट्रीब्यूशन 1 दिन 2 दिन, एक जलसा दूसरा जलसा करके वो यहाँ से चले गए। तो ये सूरत हाल है कि एक कंट्रडिक्शन है कि एक तरफ बयानिया ये बना रहे कि NOC नहीं ले रहे और दूसरी तरफ वो अमलन NOC दे ही नहीं रहे। लेकिन अली ताज साहब, इनफैक्ट इलेक्शन डे पे तो कोई गिला नहीं है। गोया कि हम कह सकते हैं कि PTI के वोटर्स को जिस तरह बाकी लोग बाहर आ रहे थे, अपना वोट कास्ट कर रहे थे, इलेक्शन डे तो मुतमईन रहा ना ओवरऑल, और किसी रुकावट को आपने नहीं देखा कि आपको रोका गया हो कि आप जाके अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते? जी देखें, इसमें एक चीज इम्पोर्टेंट है, गालिबन वोटर टर्नआउट अब तक जो एनालिसिस में आ रहा है कि वो कम रहेगा, क्योंकि उसमें ये हुआ है कि जो वोटर लिस्ट थी उसमें बड़ा एक मसला हुआ है। लोग आज दरबदर हो रहे थे अपना जो क्या कहते हैं पोलिंग स्टेशन फाइंड करने के लिए। किसी का सीरियल नंबर वोटर लिस्ट में डिफरेंट था। इवन मेरा जो 8301 पे मैंने जो डेटा निकाला उसमें सीरियल नंबर कुछ और था, लेकिन जो हार्ड कॉपी थी उसमें सीरियल नंबर कुछ और था। इस चक्कर में मुझे काफी स्टेशन घूम के फिर पहुंचना पड़ा पोलिंग बूथ तक। इसी तरह कई जो मैं जानता हूँ पर्सनली, दर्जनों के हिसाब से वोटर्स को यहाँ से दूर दराज रैलीज में फेंका गया, दूसरे हल्कों में फेंका गया। इस तरह की सूरत हाल की वजह से हमारा अच्छा खासा चंक जो निकला था घर से, जो वोटर बाहर आया था, वो पोलिंग बूथ तक भी नहीं पहुंच सका। अब अगर इसकी कोई फॉरेंसिक हो तब पता चले कि इसका एक्चुअल स्केल क्या है। हमें हर हल्के से ये शिकायत मिल रही है कि बड़ी तादाद में वोटर जो थे वो एक एरिया से दूसरे एरिया में मुंतकिल किए गए थे। मदरत तो इस वजह से हमें बहुत बड़ी दुश्वारी का सामना रहा अपने वोटर्स को इंगेज पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में। मैं समझता हूँ इसके बावजूद भी अब तक के जो बताए जा रहे हैं हमारे लिए जिन हालात में हम निहत्ते हालात में हम लड़ रहे हैं वो काफी हौसला अफजा है। इंशाअल्लाह हम इसी मोमेंटम को बिल्डअप करेंगे और अपने वोटर के साथ मजीद अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा के जो मसाइल चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं उसको ओवरकम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। और ये भी बताइएगा, इनफैक्ट नून लीग का तो ये कहना है कि जी आपने अपने दौर में पोलराइजेशन को इतना रिवाज दिया कि अब देखें कि जो वो लोग के जो पिछली हुकूमत में PTI की कैबिनेट के मेंबर्स थे और वो इस्तेकाम पार्टी या कहीं और प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा कि वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें। तो ये पोलराइजेशन का जो इल्ज़ाम लगता है आप पे, वो कितना जायज़ और दुरुस्त है?
मैं इस बात की आपको तस्दीक कर दूं, दुरुस्तगी कर दूं कि जो इस्तेहकाम में मैक्सिमम जो उनकी मेजोरिटी थी वो वापस पीटीआई में आना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुश्किल वक्त में इमरान खान और हमारी पार्टी के साथ वफा नहीं किया था, इसलिए पार्टी ने उनको टर्मिनेट किया है। वो जितने भी मेंबरान हैं उसको हमने पार्टी ने टर्मिनेट किया है और उनके हल्कों में हमने अपने जो नजरियाती जेन्युइन कारकुनान थे उनको मौका दिया है। हमें मालूम है कि मुस्तकबिल पीटीआई का है, लिहाजा हमने ज्यादातर हल्कों में यंग नजरियाती आइडियोलॉजिकल वर्कर को फील्ड किया। हमें मालूम था बहुत सारे चैलेंजेस है और इनमें से ज्यादातर, मैं नाम भी गिनवा सकता हूँ, वो ज्यादातर माफी तलाफी करके वापस आना चाह रहे थे, लेकिन हमने खुद इनको वापस आने नहीं दिया और हमने नजरियाती पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जेन्युइन वर्कर को आगे लाने की कोशिश की है। तो ये बिल्कुल बयानिया गलत है कि हमने इनको वापस नहीं लिया। दूसरी बात पोलराइजेशन की, तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 2020 में आप लोगों ने अच्छी तरह गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब कवर किया है। उस वक्त भी हमारी वफाकी हुकूमत थी, ठीक है, हमारे चंद वज़रा यहाँ आए होंगे, लेकिन किसी एक ओपोनेंट के, किसी एक लीडर को जो वफाक से आया, किसी को नहीं रोका गया। बिलावल साहब आए, मोहतरमा मरियम नवाज आई, हर पार्टी के लोग यहाँ आके उन्होंने भरपूर कैंपेन की, लेकिन पीटीआई ने उस वक्त किसी को नहीं रोका। और इस तरह न ही किसी के मुखालिफ लोकल जो क़यादत थे, चाहे वो सूबाई हो या कारकुनान, किसी एक से कोई एक एफआईआर उस वक्त हमारी इंतजामी में नहीं थी। इसके बरक्स हमारे कारकुनान गिरफ्तार हुए थी, एमपीओ में उनको उठाया गया, उसकी वजह से भी एक हमारे कारकुनान में एक। अच्छा, लास्टली क्योंकि वक्त मेरे पास कम है अली ताज साहब, मैं चाहूँगा कि इनफैक्ट अब अगर इन नामसैद हालात में कुछ सीटें आप जीत भी जाते हैं और किसी कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा बनना पड़ता है, तो तर्ज अमल क्या सोच रखे है? क्या वफाक की तरह बड़ी जमात होते हुए भी आपने अपोजिशन बेंचों में बैठना है, या हुकूमत में आके अवाम की खिदमत के लिए गोया कि आपने हिस्सा बनना है किसी मखलूक हुकूमत का? क्या सोच रखा है आपने? मेरे ख्याल में ये मुमकिन ही नहीं है कि मौजूदा हालात में हम इस वक्त जो हुक्मरान जमाते हैं उनके साथ किसी उसमें बैठे हैं। हम इस वक्त भी एक खातिर ख्वाह पोजीशन से हमारे लोगों की जो जीत है वो नजर आ रही है। इंशाअल्लाह हम भरपूर अपोजिशन करेंगे और जानदार अपोजिशन करके अवाम की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। किसी अलायंस का मेरे ख्याल में मुमकिन ही नहीं है कि इस वक्त जो हमारे साथ बीती है उसके बाद, हाँ, अगर कोई और तर्जमल अपना बेहतर बनाए, एक्सेप्ट करे, अपनी जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं उनकी तलाफी करे, फिर शायद बातचीत का दरवाज़ा सियासत में खुला रहता है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो हमारे साथ जो हमें निहत्ता छोड़ा गया गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब में, उसके बाद तो मुझे कोई सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया अली ताज साहब, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान। नाज़रीन, आपने इंडिपेंडेंट ओपिनियन और पार्टी ओपिनियन भी सुनी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को लेके। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।